हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ए के चौधरी। ये लेक्चर क्लास 11 को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है कि क्लास 11 में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। बेसिकली क्लास 11 में हम लोग वेक्टर से शुरू करते हैं। किससे शुरू करेंगे? वेक्टर से। तो ऐसा समझ लें कि जो ये चैप्टर है वो वेक्टर का तो है ही। क्लास 11 में वेक्टर से शुरू किया जाता है। चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कुछ हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो, कुछ बातें कर लें। पहले बात इन द सेंस ऐसा है कि अगर बच्चा जब 10th से 11th में पहुंचता है तो थोड़ा सा उसको पहले के रिस्पेक्टिव में जो गैप थोड़ा ज्यादा नजर आता है। जैसे 8th से 9th में पहुंचने वाले लड़का 9th से 10th में जब जाता है तो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट में 8वां में पढ़ा वो 9th में जब आता है तो वहां भी थोड़ी गैप होती है, लेकिन उस तरह की गैप नजर नहीं आती है जितना कि 10th से 11th में जाने पर होता है। अब 10th से 11th का जो गैप होता है, एकाएक जब बच्चा आता है किसी भी संस्थान में, किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए पहुंचता है, चाहे स्कूल में भी पढ़ने जाता है, तो वहां पर एक बड़ा गैप दिखता है जो 8वीं से 9वीं या 9वीं से 10वीं में उतनी गैप नहीं था। तो ये चाहिए स्टूडेंट और टीचर्स के बीच एक इस तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने कि ये गैप को अगर टीचर गुरुजन अगर ये गैप को मिनिमाइज करना चाहते हैं और करते भी हैं, बहुत सारे गुरुजन जो हैं सभी लोग यही चाहता है कि अच्छे से अच्छे तरीका इस्तेमाल करके उस गैप को कम किया जाए और बच्चे को अच्छा वे पकड़कर, अच्छा तरीका पकड़कर मैटर को समझाया जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर का, और 11th क्लास का जो पहला टॉपिक है वेक्टर ही है। चाहे वो 11th क्लास की स्टडी करें या इंजीनियरिंग के करें या नीट के लिए प्रिपरेशन करें, उनके लिए काफी, सभी के लिए जो लोग टेक्निकल इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना चाहते हैं, सभी के लिए शुरुआत यहीं से स्टार्ट होती है। बेसिकली फिजिक्स में जो वेक्टर का इस्तेमाल होता है, ये एक्चुअल में ये वेक्टर मैथमेटिक्स का पार्ट है। हम लोग फिजिक्स की जो कैलकुलेटिव पार्ट है, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को मैथमेटिक्स से ही शुरुआत करना पड़ता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स का रोल इतना बड़ा है कि अगर आप ऐसा समझें कि जब आप स्टार्ट करते हो अपना पढ़ाई, किसी भी क्लास में स्टार्ट करते हो, क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, आप जब भी स्टार्ट किए होंगे अपने जीवन का पहला पढ़ाई जब स्टार्ट किए होंगे तो हर जगह पर मैथमेटिक्स का रोल होता है। क्लास 1 में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें जो है क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन सिखलाया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आखिर में ये सारी चीजें का फिजिक्स में भी रोल उतना ही है, क्योंकि
आप एक छोटा से छोटा कैलकुलेशन बिना एडिशन के, बिना मल्टीप्लिकेशन के, बिना सब्ट्रैक्शन के नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स के ओरिजिनलिटी को हासिल करने के लिए आपको मैथमेटिक्स की जरूरत है। बिना मैथमेटिक्स आप फिजिक्स सीख ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस वेक्टर का जाकर आपको मैथमेटिक्स में काफी डेप्थ समझनी होती है। मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम किया जाता है। वेक्टर ओरिजिनलिटी में मैथमेटिक्स का पार्ट है। इसलिए फिजिक्स की शुरुआत भी मैथमेटिक्स से किया जाता है, क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज ही मैथमेटिकल है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं एक साधारण सा फिजिकल पैरामीटर को दिखाता हूं कि अगर मान लो कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती होती तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते। जैसे आप जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है स्पीड इनटू टाइम से निकाला जाता है। अगर मान लो स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है, अब आपको मल्टीप्लिकेशन ही नहीं मालूम हो, मैं ये बताना चाहता हूं कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स का कितना इंपॉर्टेंट, जो आप शुरू का भी मैथमेटिक्स पढ़े हैं उसका भी कितना रोल है। आप एस बराबर वीटी में स्पीड मालूम है, टाइम मालूम है, तो डिस्टेंस अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं मालूम है तो आप फिजिक्स के जो ये इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए स्पीड इनटू टाइम में, आप नहीं निकाल सकते हैं। आप सब लोग जानते हैं, जैसे बच्चे 9th क्लास में एफ बराबर एम ए का इक्वेशन जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन का इक्वेशन जानते हैं। अगर मास मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है और उस बच्चे को मल्टीप्लिकेशन ना मालूम हो और आकर इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए फिजिक्स पढ़ने बैठ जाए तो कैसे पॉसिबल है। इसलिए शुरुआती दौर का भी मैथमेटिक्स और जो विशेषकर कैलकुलस जो यूज होता है फिजिक्स में, उसकी इसी से शुरुआत फिजिक्स की जाती है। बच्चे जैसे ही 11th में आएंगे तो उनकी शुरुआत जो है यहीं से स्टार्ट होती है। जो ये शुरुआत देने वाला मैथमेटिक्स है। फिजिक्स को पढ़ने के लिए शुरुआत जो है मैथमेटिक्स से ही लिया गया। वेक्टर के बाद जैसे हम लोग कैलकुलस भी पढ़ेंगे। कुछ मैंने क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो शुरुआती दौर में वीडियो लेक्चर के थ्रू दिया गया है, वहां से उसको पढ़ना होगा। इसमें हम लोग बेसिकली जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है उसको जो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग है या कैलकुलस, वेक्टर के बाद हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की आइडिया को लेंगे। तो ये समझ लीजिए कि ज्यादातर जो बच्चे 11th में आते हैं तो यही गैप बड़ा नजर आता है उसको। तो जब गैप बड़ा नजर आए तो टीचर का दायित्व है कि इस गैप को किसी ना किसी ब्रिज से जोड़कर, मैंने टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का जो कनेक्टिविटी के लिए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वो तो काम टीचर का है ही कि वो गैप को मिनिमाइज करे, वो गैप को जो है पूरी तरह से देखे। तो साइंस पढ़ने के लिए हमारे जीवन में मैथमेटिकल टूल का कितना इंपॉर्टेंस है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आए, एडिशन नहीं आए, सब्ट्रैक्शन नहीं आए, तो आप फिजिक्स नहीं सीख सकते हैं, फिजिक्स की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावे जो और सपोर्टिंग, जो ये सब सपोर्टिंग, ये फिजिक्स की लैंग्वेज को समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, जो मैथमेटिकल टूल्स के नाम, ये मैथमेटिक्स में एस.सी. वर्मा साहब
मैथमेटिक्स में ही ये वेक्टर को पढ़ाए भी हैं, शुरुआती दौर में ही आप देखेंगे तो वहां पर आपको सही तरीके का आइडिया डेवलप होगा। जो हम लोगों का अनुभव है, हम लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को ये सारी जो मैसेज है प्रोवाइड करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चलना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग शुरू करेंगे कि वेक्टर और जो स्केलर, जो शुरुआत, ये नाम सुना सुना सा लगता है कि कुछ 9th में हम लोगों ने वेक्टर और स्केलर्स के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया को हम लोग समझे थे कि वेक्टर और स्केलर क्या है। तो स्केलर हम लोग समझे थे, वहां पर भी उसका जो मीनिंग आज भी बदला नहीं है, वही है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। वहां पर इतना पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। थोड़ी बहुत हम लोग कुछ यहां पर एग्जाम्पल्स के तहत समझेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें डायरेक्शन है बट वो वेक्टर नहीं है, मतलब वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। अभी इतना समझे कि ये चीज, और जैसे समझे थे कि मास है, डेंसिटी है, प्रेशर है, मनी है, वो सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वर्क है, ये सब क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मेन जो चर्चा है हम लोगों को वेक्टर का चर्चा है, और वेक्टर को जो डेफिनेशन वहां पढ़ा कि वेक्टर का जो डेफिनेशन था, क्या पढ़ा था आप थोड़ा एक बार बताएं हमको। किसी स्टूडेंट ने इस तरह से बताया कि सर जो वेक्टर का डेफिनेशन वहां पर हमने सीखा कि एक वेक्टर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सीख कर आए हैं। यही डेफिनेशन सिखलाया गया था वेक्टर का। अब जब हम लोग 11th में आते हैं तो वो उस वेक्टर का डेफिनेशन को कोई गलत नहीं कहता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसमें करेक्शन करते हैं। अब करेक्शन करते हैं इसलिए क्योंकि इसका जो ऐड करने का वे है, तरीका है, कुछ अलग है। तो इसमें हम लोग कुछ सुधार करते हैं, इस डेफिनेशन को कंप्लीट बनाते हैं, और इसमें लिखा कैसे जाता है। अच्छा, इसको और थोड़ा सा एग्जाम्पल के तहत समझने का प्रयास करें कि अगर वेक्टर डे टू डे लाइफ में कैसे हम लोग समझे कि ये वेक्टर है या कोई स्केलर है। किसी तरह से जैसे मान लो हमने या हमारे मित्र ने या किसी भी आप ही में से कोई 2 पर्सन उठ गए और साथ ही मार्केट चले गए, और मार्केट में गए, कहीं से 2 केजी मैंगो लिए। कोई जो 2 केजी मैंगो का जो भी मनी लगा होगा, जो भी मान लीजिए 40 रुपए केजी है, 60 रुपए केजी है, तो 2 केजी का 120 रुपया लगा। और मान लीजिए कि 3 किलो किसी ने आलू पोटैटो ले लिया और उसकी जो वैल्यू हुई, तो आपसे पूछा जाएगा या आपके मित्र ने कुछ और खरीद लिया और पूछा गया कि भाई आपने डिफरेंट प्लेसेस से ये सारी चीजें लिया, और हमने आपसे पूछा कि भाई आपने जो मनी खर्च किया वो कितना हुआ, तो सभी लोग आपस में उस चीजें को जोड़ेंगे और बताएंगे, सिंपल अलजेब्रा के तहत जोड़ेंगे और बताएंगे कि भाई इतना खर्च हो गया। इसका मतलब है कि वो जो शॉप है किस डायरेक्शन से लेकर आया, पैसा खर्च किया, कि वो दूसरे मैंगो वाला शॉप जो है वो किस डायरेक्शन में पैसा खर्च किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। कितना खर्च हुआ मनी,
कितना खर्च हुआ मनी, वो फाइनली जोड़कर ये बता दिया गया। मतलब कि ये था कि मनी एक स्केलर पैरामीटर था, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी था, इसलिए हम लोग उसमें कोई डायरेक्शन की मेंशन नहीं किया, सीधे सिंपल अलजबरा से जोड़ लिया। लेकिन अगर हम लोग वेक्टर को समझने का प्रयास करें कुछ इस तरह के एग्जाम्पल से, कि मान लो कि एक ये ब्लॉक है, फोर्स एक वेक्टर है, सब लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है। जैसे मैं बताऊं आपको कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर है। तो अगर हम लोग इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करें कि हम लोग डे टू डे लाइफ में भी समझते हैं कि वेक्टर जो है करते तो है, लेकिन असल में उसकी नाम से परिचित नहीं थे। काम करते जरूर है वेक्टर का, लेकिन उसके असल में जो हम लोग यहां पर आकर सीखेंगे उसके बारे में पहले से करते हैं लेकिन जानते नहीं है इसका मीनिंग क्या है, ऐसा समझे। मान लो कि एक कोई ब्लॉक है ए और किसी सरफेस पर रखा गया है, बुके मान सकते हो, बुक कोई टेबल पर रख दिया गया है और उसको आप ऐसे प्रेस करो, बुक को ऐसे प्रेस करो कुछ फोर्स लगाकर, F बराबर 10 न्यूटन। मान लो कि 10 न्यूटन से हमने इसको प्रेस किया। अब मैं पूछूं कि क्या ये ब्लॉक जो है चलेगी कि नहीं चलेगी, तो ऑब्वियस से आंसर होगा आपका कि ये ब्लॉक नहीं चलेगी। जो 10 न्यूटन का फोर्स जो आपने लगाया, जैसे दीवार इसी पर हमने फोर्स लगाया, तो क्या बोर्ड चला? नहीं चला। जो इस पर हम लोग लिख रहे हैं क्या चला? दीवार पर आप प्रेस करो तो नहीं चलेगा। आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, लगाया यहां पर, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में हम लगाए फोर्स उतना ही अमाउंट का, तो यह हो सकता है कि चलते, क्योंकि इसका सेंस जो है डायरेक्शन हमने बदल दिया। मतलब एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर जो डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। तो यहां पर जो सिचुएशन है कि हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ये फोर्स से ये बॉडी नहीं चल पा रही थी, लेकिन इस फोर्स से बॉडी क्या करेगी? चल जाएगी, चल सकती है। अगर सरफेस बिल्कुल एकदम चिकना सरफेस हो, स्मूथ सरफेस, कहीं पर कोई रफेज ना हो, तो जैसे ही फोर्स लगाइएगा, धक्का दीजिएगा, चल पाएगा। अब मैं कहूं कि इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना होगा, ये रही सवाल। और दूसरा चीज, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को फोर्स को अगर ऐसे लगा दूं, F बराबर 10 न्यूटन, और यहां से इसको ऐसे लगा दूं F बराबर 10 न्यूटन, तो आप कहोगे कि सर ये जो ब्लॉक ए था, अब ये इस पर जो कहे कि नेट फोर्स कितना है, तो आप कहोगे 20 है सर, क्योंकि ये फोर्स ऐसे दोनों सेम डायरेक्शन में लगा है। आप जनरल लाइफ में भी अगर दो आदमी किसी ऑब्जेक्ट को धकेल रहे हो, तो उसको अगर मान लो एक सिंगल आदमी किसी ऑब्जेक्ट को नहीं धकेल पाए, तो एक और आदमी आकर धकेले, तो फोर्स दोनों जुट जाते हैं। अगर यहां पर एक और चीजें देखें एग्जाम्पल से, अगर मान लो ऐसे करें, ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया इधर F बराबर 10 न्यूटन का, और इधर से भी लगा दिया F बराबर 10 न्यूटन का वेक्टर। अब ये ब्लॉक चलेगी? नहीं चलेगी। तो इस पर नेट फोर्स कितना है? तो 0 है। आप कहोगे दोनों बराबर मात्रा की फोर्स। आप यही फोर्स जो वेक्टर है, यहां पर अभी आप इसकी जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का इफेक्ट इस पर का नहीं बता पा रहे हो, लेकिन यहां पर बता पा रहे हो। वही फोर्स लगा इस बॉडी पर, डायरेक्शन बदल दिए, तो इसका रिजल्टेंट आपने बताया कि सर इसमें 20 न्यूटन लगा। इस पर क्या बताया? यहां पर बताया कि 0 न्यूटन लगा सर, नेट 0 न्यूटन लगा। इन दोनों के हिसाब किताब देखा जाए तो ये फोर्स वेक्टर है। तो
तो जो एक वेक्टर पैरामीटर ऐसा है कि इसका जोड़ जो है कुछ दूसरे तरीका से चल रहा है, और स्केलर एक पैरामीटर ऐसा है कि उसका जोड़ जो है कुछ दूसरे तरीका से चलता है। तो हम लोगों को यही जो जितने चीजें वेक्टर में ये सारी जो बातें हो रही है कि भाई हम किसी वेक्टर पैरामीटर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसका नियम ही अलग है। इसका नियम अलग है। स्केलर के जोड़ने का नियम बिल्कुल सिंपल अलजबरा है, और इसको जोड़ने का नियम क्या है? वेक्टर अलजबरा है। तो इसी बात को समझने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं कि वेक्टर का जो एक्चुअल आइडिया है उसको कैसे शुरुआत करें, वेक्टर का डिफिनेशन अब कैसे समझे, उसके नोटेशन को कैसे समझे, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, उसको जोड़ने का तरीका क्या होगा, उसको कैसे समझा जाए, इसी की कहानी की डीलिंग इसमें होने वाली है। इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट्स ये अगर हम लोग वेक्टर की कॉन्सेप्ट को सही मायने में नहीं समझते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ लीजिए कि फिजिक्स की जो पहला पैदान है, जो समझने वाली जिसका बेसिक है ये, वो आप पिछड़ गए तो बिल्कुल हर चैप्टर में ही आपको फिजिक्स में दिक्कत होने वाली है। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि ये समझ लीजिए कि ये मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ही है, और खासकर ये फिजिक्स का लैंग्वेज है। फिजिक्स का क्या है? लैंग्वेज है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग वेक्टर का डिफिनेशन से मतलब कि स्टार्ट करने वाले हैं कि वेक्टर का डिफिनेशन क्या है। हम लोग ऐसा समझे कि वेक्टर का जो डिफिनेशन है, मुझे आपकी अंदर एक क्यूरियोसिटी जगानी थी, जागरूकता जगानी थी कि आखिर हम लोग क्यों पढ़ना चाह रहे हैं इस चीज को। इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं कि वेक्टर जो है फिजिक्स के हर चैप्टर में यूज होने वाले हैं। हर चैप्टर में, फिजिक्स के हर चैप्टर में वेक्टर का कॉन्सेप्ट रहेगा ही रहेगा। इसलिए कभी कभी तो जेईई मेंस में डायरेक्ट वेक्टर से भी सवाल आ जाते हैं। चैप्टर को किसी न किसी चैप्टर से लिंकअप कर देता है, और बिल्कुल वेक्टर के सही मायने में कॉन्सेप्ट नहीं है सही, तो आप नहीं सवाल बने। आए हुए हैं सवाल नीट में तो डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, जो क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर है, जो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वह डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए उस लिहाज से भी, और क्यों पढ़ते हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग इसका यूज करते थे, उसका जोड़ घटाव कर लेते थे, लेकिन यह पता नहीं चलता था कि किस आधार पर करते थे, उसका बेसिक पॉइंट कहां था, उसका नाम क्या है, जिसके वजह से हम लोग करते हैं उसका कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक डिफिनेशन लिखें, वेक्टर का डिफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखते हैं वेक्टर का डिफिनेशन? कि इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, पी और क्यू को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, पी और क्यू फिजिकल क्वांटिटी, पी फॉर फिजिकल, क्यू फॉर, इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction both। ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ तो रखता ही है, साथ ही साथ जो हम लोग 9th क्लास में नहीं पढ़े थे, अब उसमें क्या करेंगे, पॉइंट को जोड़ेंगे और इसका कंप्लीट डेफिनेशन बनाएंगे। इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड it follow triangle law of vector addition, triangle law, it follow triangle law
ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, चाहे पैरेललोग्राम लॉ भी बोला जाता है या वेक्टर अलजेब्रा भी बोला जाता है। मतलब कि इसको तीनों में से कोई भी चीज आप बोल देते हो तो उसका कंप्लीट मीनिंग समझ में आ जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि वेक्टर एडिशन जो है ट्रायंगल लॉ क्या है, अभी आप ज्यादा इस पर ध्यान न दें कि ट्रायंगल लॉ क्या है। रियलिटी में ट्रायंगल लॉ का यूज भी आप अपने तरीका से करते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं जानते हैं आप कि ट्रायंगल लॉ का कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप 6th क्लास में भी किए होंगे, आप 7th क्लास में भी किए होंगे। ट्रायंगल लॉ का जो मोटिव है वो यहां पर हम लोग आकर समझते तो है, कहते हैं कि ये ट्रायंगल लॉ है, लेकिन इसका काम आप पहले भी कर चुके हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। ये नया टर्म जरूर है, बट आपके लिए हम लोग इसको आसान करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वेक्टर का डिफिनेशन है। आप वेक्टर का डिफिनेशन में ये समझा कि इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड इट्स एडेड अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ या वेक्टर अलजेब्रा, इतना भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट डेफिनेशन माना जाता है। अब क्या है कि कुछ एग्जाम्पल आप पहले से भी जानते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग समझे वेक्टर का जो एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिक वेक्टर है। वेलोसिटी ये भी वेक्टर पैरामीटर है। ये सब वेक्टर का एग्जाम्पल हमने लिख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सिंबल के रूप में लिखा गया, एक्सेलरेशन ऐसे लिख दिया जाता है। इसके बाद और बताओ, फोर्स है सर, और बताइए मोमेंटम है। ये सब मान लो कि आप थोड़ा बहुत 9th क्लास में सीखा होगा। इसके बाद जो नहीं सीखा होगा, जैसे टॉर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब आपने नाम पहली बार सुना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब वेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब जो है वेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। मैंने वेक्टर क्या है ये आपको समझाया गया। वेक्टर का जो कहानी है वो कहानी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि ट्रायंगल लॉ क्या है क्या नहीं है। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसमें थोड़ा समझे कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन कैसे करते हैं, वेक्टर को कैसे सिंबलाइज किया जाता है। जैसे एक्सेलरेशन सिंबल कैसे दिया जाता है वेक्टर का, नोटेशन कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन आप समझो कि वेक्टर को स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से दिखलाएंगे और इसमें एक एरो पुट करेंगे। एरो गिव द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, और इस लाइन सेगमेंट का जो मुख्य रूप से 2 पॉइंट को हम लोग समझेंगे। मान लो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, टेल, और इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग जहां पर इसका एरो है, जो हेड है। क्या है ये, हेड है, ये टेल और हेड। अगर मान लो ये P और ये पॉइंट Q, तो इसको हम लोग PQ वेक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, PQ वेक्टर। ऐसे इसको PQ वेक्टर बोले, लिखने के लिए, रीड करने के लिए मैंने बताया कि आप ऐसे इसको बोल सकते हैं। P जो पॉइंट PQ
मतलब जो P जो है इनिशियल है और Q जो है फाइनल है, ये समझना होगा। P टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स कि अगर सर कह रहे हैं आप कि अगर मैं कहूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहां C दे दो और यहां D दे दो तो ये CD वेक्टर हो जाएगा। यस, जिसमें C सर टेल का काम करेगा और D हेड का काम करेगा। यस, बिल्कुल आपने सही सोचा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप इस तरह से शुरुआती दौर में ये सब सीखने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे आपको वेक्टर की ओरिजिनल कहानी जो है समझ में आने लगेगा। आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में तो पहले से ही जानते थे। ट्रायंगल लॉ एक विशेषकर या पैरेललोग्राम लॉ या वेक्टर अलजेब्रा की जो इसमें इंफॉर्मेशन आया है उसको हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग और इसमें आगे बढ़ेंगे। आज अभी इतना ही बताते हैं, कारण कि हम लोग इसको तोड़ तोड़ कर आपके पास अच्छे से अच्छे तरीके से पेश करने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।